रीडिंग कम्प्रीहेंशन वर्बल सेक्शन का पार्ट है और अक्सर स्टूडेंट इससे वाकिफ़ हैं कि ये किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको एक स्मॉल या एक लार्ज पैसेज दिया जाता है जिसे आप पढ़ते हैं और इस पैराग्राफ के नीचे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि दिए गए ऑप्शन में से आप करेक्ट ऑप्शन को चूज करते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन को आमतौर पर समझा जाता है कि ये बहुत आसान सेक्शन है। इस टाइप के क्वेश्चन को स्टूडेंट बिल्कुल ईजी लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दूसरे क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी डिफिकल्टी लेवल हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। बाज़ का पैराग्राफ इस किस्म का होता है कि स्टूडेंट उसको बहुत आसानी से पढ़कर समझ लेता है, लेकिन बाज़ का पैसेज इवन के स्मॉल भी हो, उसके बावजूद भी उसको कंप्रीहेंड करना मुश्किल होता है। इसमें किस किस्म के पैसेज आते हैं? इसमें हर साइज के पैसेज पॉसिबल है। स्मॉल पैसेज भी हो सकते हैं जो 3 टू 5 लाइन्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसी तरह मीडियम पैसेज जो 15 टू 20 लाइन्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं, और लॉन्ग पैसेजेस जो कि 20 लाइन से भी ज़्यादा लॉन्ग हो सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? टाइम। क्योंकि आप ये देखें कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक लिमिटेड टाइम मिलता है और ऑफन ये 1 मिनट के राउंड अबाउट होता है। लेकिन रीडिंग पैसेज में पहले आपने पैसेज पढ़ना होता है। जितने इंटरनेशनल टेस्ट हैं उनमें रीडिंग के लिए अलहदा टाइम दिया जाता है, लेकिन डोमेस्टिक टेस्ट यानी कि पाकिस्तान में जो टेस्ट हैं उनके लिए कोई स्पेशली इसके लिए टाइम एलोकेट नहीं किया जाता। तो इस वजह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी टाइम चाहिए और रीडिंग के लिए भी एक स्पेयर टाइम चाहिए। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन भी है। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ही टाइम है। इसमें आपकी एफिशिएंसी कैसे हो सकती है? यानी कि एक तो स्पीड कि आप रीड कर रहे हो और उसको कॉम्प्रीहेंड भी कर रहे हो। तेजी के साथ करेंगे तो जाहिर स्पीड ज्यादा होगी, और एक्यूरेसी, ये दोनों मिलाकर आपकी एफिशिएंसी हो सकती है इसमें कि आप पैसेज को फास्ट पढ़ते हो और उसको समझ भी रहे हो, और फिर आप आंसर भी एक्यूरेट कर रहे हो। क्योंकि जब आप स्पीड इंक्रीज करते हैं तो अमूमन एक्यूरेसी डाउन हो जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। तो इसीलिए रीडिंग कम्प्रीहेंशन में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप पैसेज को पढ़कर उसमें से कोर किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे। स्मॉल पैसेज को आप कैसे डील करेंगे? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जब 3 टू 5 लाइन्स ही आपने पढ़नी है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग करते हैं, यानी कि स्टार्ट से एंड तक तमाम पैसेज आप फौरन पढ़ लेते हैं। इसमें कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे किस तरह से कि उसमें जो कीवर्ड्स दिए जाते हैं, जो कीवर्ड मौजूद होते हैं, बाज़ का टोन बहुत हार्ड होती है, इंटेंस किस्म के वर्ड यूज़ किए जाते हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो उनसे हमें आइडिया होता है कि किस बात को किस तरह से लिया जा रहा है। तो इसलिए एम्फेटिक वर्ड्स और एडजेक्टिव्स वगैरह की तरफ ध्यान दें। बेशक बहुत थोड़ा पढ़ना है, 3 टू 5 लाइन्स पढ़नी है, लेकिन उसमें जो वर्ड्स हैं उन पर ध्यान दें कि किस किस्म के वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं। लाइट टोन है, हार्ड टोन है, हार्श वर्ड्स हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, क्योंकि उसकी मदद से ही आप आइडिया लगा सकेंगे कि राइटर ये पैसेज क्यों लिख रहा है और वो क्या बताना चाहता है। फिर आप कीवर्ड्स वगैरह पढ़कर एक दफ़ा आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पढ़ लिया, कीवर्ड भी थोड़े से नोट कर लिए, उसके बाद आप उस पैसेज को डिटेल से पढ़ें ज़रा सुकून के साथ। बेशक इसमें टाइम थोड़ा ही लगेगा क्योंकि 3 टू 5 लाइन्स हैं, तो उसमें इतना टाइम कंज्यूम नहीं होगा, तो आप इसे दोबारा पढ़ें। अब ये एक पैसेज है, देखिए ये एक स्मॉल पैसेज है, इसको हम पढ़ते हैं। क्रिटिकल रीडिंग इज ए डिमांडिंग प्रोसेस। देखें एक वर्ड डिमांडिंग, इसका मतलब है थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस दी जा रही है। टू रीड क्रिटिकली यू मस्ट, एक्सट्रीम वर्ड, यू मस्ट स्लो डाउन योर रीडिंग एंड विद पेंसिल इन हैंड कीनली परफॉर्म, अगेन एक्सट्रीम वर्ड है, यानी कि ये ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है उस चीज के ऊपर। मस्ट भी यूज किया है और कीनली भी, इसका मतलब है ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके हाथ में आप उसे क्रिटिकली रीड भी करें और आप स्लो पढ़ें, और उसके साथ ही आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए ताकि आप कीनली परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन द टेक्स्ट। Mark up the text with your reactions, conclusions, and questions. When you read, become an active participant. देखें अगेन एक स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया गया, एक्टिव पार्टिसिपेंट, सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं कहा गया।
तो एक्टिव पार्टिसिपेंट यानी कि एडजेक्टिव यूज हो रहा है, तो यहाँ पर भी स्ट्रेस दी जा रही है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएं पैसेज में। तो इस तरह देखें कि पढ़ते हुए आप नोट करते जाएं कि किस चीज को लाइट लिया जा रहा है, किसको स्ट्रांगली डिस्क्राइब किया जा रहा है। फिर है मीडियम एंड लॉन्ग पैसेजेस। अब जाहिर है इसमें लाइंस ज्यादा हैं, वर्ड्स ज्यादा हैं, आपने ज्यादा टेक्स्ट पढ़ना है, तो इसके लिए टेक्निक बिल्कुल अलग होंगी। तो सबसे पहले आप स्टार्ट और एंड की लाइंस पढ़ें। ये नहीं कि सारा पढ़ना है आपने, आप फर्स्ट लाइंस पढ़ें, एंडिंग लाइंस पढ़ें, क्योंकि स्टार्ट में अमूमन टॉपिक का इंट्रोडक्शन होता है, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस पैसेज में क्या चीज आ सकती है आपके सामने। एंड में जाकर राइटर कंक्लूड कर रहा होता है चीजों को, तो वहां पर जाकर आपको आइडिया होता है कि किस चीज को इसने कंक्लूड किया है। तो इस तरह से अगर आप स्टार्ट की एक या दो लाइन पढ़ते हैं और आखिर की एक या दो लाइन पढ़ते हैं, तो आपको अक्सर ये होता है कि आपको पूरा पैसेज ही समझ आ जाता है कि इसमें किस किस्म की बात होने वाली है और राइटर हमें किस तरफ लेकर जाएगा, किस चीज की तरफ कंक्लूड करेगा। उसके बाद आप रीड द पैसेज फास्ट एंड व्यू क्वेश्चन। आपने फर्स्ट स्टेप परफॉर्म कर लिया, यानी कि स्टार्ट और एंडिंग लाइंस आपने पढ़ ली। उसके फौरन बाद आप करेंगे कि पैसेज को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, फास्ट, यानी कि इतना कीनली पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसको पढ़ेंगे, आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा कि इस पैसेज में किस किस्म की बातें की गई हैं, राइटर हमें किस तरफ मोल्ड कर रहा है, क्योंकि उससे पहले आप एंडिंग और स्टार्ट लाइंस पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आइडिया वहां से डेवलप हुआ। उसके बाद आप क्विकली पढ़ते हैं, उसके फौरन बाद आप क्वेश्चंस को देखते हैं। अब ये दोनों चीजें मिलकर, यानी कि पहले आपने स्टार्ट और एंड की लाइंस पढ़ी, थोड़ा सा आइडिया डेवलप हुआ, फिर आप जल्दी से पैसेज को पढ़ लेते हैं, 1 मिनट में 1.5 मिनट में सारे पैसेज को पढ़ लें। उसके बाद आप क्वेश्चंस को देखते हैं। अब क्वेश्चन किस, अब इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्वेश्चन स्टेम्प्स देखनी है, ताकि आप आइडिया लगा सकें कि किस किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। उनको आप व्यू कर लेते हैं, तो अब आपने पैसेज को डिटेल पढ़ना है। ये सारा प्रोसेस विद इन 2 और 3 मिनट्स होना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए। ये सारा, ये पहले जो 2 स्टेप्स हैं, ये पहले 2 या 3 मिनट में हो जाने चाहिए। अब आपने डिटेल में पढ़ना है, तो पैसेज को डिटेल में किस तरह पढ़ें। मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम कोई चीज पढ़ रहे होते हैं डिटेल में, बहुत बड़ा पैसेज कोई पढ़ रहे हो, तो हम सिर्फ उन लाइंस की तरफ ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे होते हैं जिनको हम करंटली पढ़ रहे होते हैं। पहले जो पढ़ा होता है वो हमारे जहन से कम होता चला जाता है, हमें उसमें से डिटेल भूलती जाती है। ये कॉमन प्रॉब्लम है रीडर्स का, तो इसको अवॉइड करना है। प्लस ये कि आपने फौरी तौर पे पूरे पैसेज की एक समरी बनाकर एक आइडिया डेवलप करना है। तो उसके लिए किसी भी पैसेज को पढ़ने का एक तरीका है कि आप इसको ब्लॉक्स में पढ़ें। ब्लॉक्स में आप किस तरह पढ़ेंगे कि आप 3 और 4 लाइंस उसमें से पढ़ते हैं, जाहिर है उसमें कोई एक आइडिया डेवलप हो रहा होगा। आपने 3 to 5 लाइंस पढ़ी, तो यानी कि ब्लॉक से मुराद है कि वो पीस ऑफ टेक्स्ट जिसमें कोई एक बात की गई है, सिर्फ एक ही बात है, उसके लिए वो 2-3 लाइंस लिखता है। तो ये ब्लॉक नंबर 1 है, पहला ब्लॉक। उसके बाद आप नेक्स्ट देखते हैं कि अब ऑथर क्या बात कर रहा है, राइटर क्या लिख रहा है, वो भी इसी तरह से 3 और 4 लाइंस पढ़ेंगे तो ब्लॉक नंबर 2 बन जाएगा। बाज़ औक़ात 5 से ज्यादा लाइंस भी हो सकती हैं। कुछ पैसेजेस में एक ही बात पूरे एक 6-7 लाइंस का एक पैराग्राफ अंदर होता है, पार्ट उसमें मौजूद होती है, तो वो ब्लॉक है पूरा। यानी कि ब्लॉक कोई फिक्स नहीं है। ब्लॉक मीन होता है कि आइडियाज जो पैसेज में डिफरेंट आइडियाज लेकर फिर वो उन्हें कनेक्ट करता है राइटर और कंक्लूजन करता है। तो आपने हर बात को अलग-अलग निकाल लेना है कि इसमें ये बात की गई है। फिर इसी तरह से आप ज्यादा से ज्यादा 3 to 4 या मैक्सिमम 5 ब्लॉक्स बनते हैं। नॉर्मली 3 ब्लॉक्स कॉमनली आपको नजर आएंगे पैसेजेस में कि 3 ब्लॉक होते हैं, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 तक भी जा सकते हैं। अब आपने ये ब्लॉक किस तरह से पढ़ने हैं, एक ब्लॉक पढ़ा कि इसमें ये वाली बात की गई, उसके मेन पॉइंट यानी कि एक की वर्ड, उसके लिए आप साइड पर नोट कर लें रफ पेपर पर। जैसे अगर हम कहते हैं कि ब्लॉक नंबर 1 है, उसमें किसी चीज को क्रिटिसाइज किया गया,
हालांकि 3-4 लाइनें लिखी हैं, 5 लाइनें लिखी गई हैं, लेकिन क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आप उसके लिए लिख लें कि इस पैसेज में क्रिटिसाइज किया गया है। फिर ब्लॉक नंबर 2 में आते हैं। इसकी भी इसी तरह से एक समरी निकाल कर आप उसके लिए भी कोई कीवर्ड लिख लें कि यहां पर कंपैरिजन हो रहा है। फिर इसी तरह से मजीद ब्लॉक्स को आप उनकी कीवर्ड्स निकालते जाएं कि इस पैराग्राफ में ये बात हुई है। जरूरी नहीं है कि कीवर्ड, बात का एक छोटा सा सेंटेंस भी लिखा जा सकता है, कोई फ्रेज भी लिखी जा सकती है कि इसमें ये बात हो रही है, यानी कि इनके हिंट्स निकालने, सिंपल। हर ब्लॉक के अंदर कि इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है। उसके बाद आप इन तमाम ब्लॉक्स में जो कीवर्ड्स निकाले हैं आपने, या कोई सेंटेंसेस डेवलप किए हैं, या उनमें जो आइडिया मौजूद है, उसको आपने कनेक्ट कर देना है सबको। तो आपके सामने एक सिचुएशन आ जाएगी कि इस पैसेज में ये चीजें थीं, और उन सब से मिलकर मेरे मेरे ख्याल से इसका आइडिया ये है कि राइटर ये चाहता है। यानी कि आप उनको सारे ब्लॉक्स को कनेक्ट करेंगे कि राइटर ने पहले ये बात की, फिर ये बात की, फिर ये बात की, तो आपको एक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि राइटर एक्चुअली चाहता क्या है, जो कि आपका मेन आइडिया है पूरे पैसेज का। और हमने एक्चुअली यहां तक पहुंचना होता है कि पैसेज में है क्या चीज, हमने कंप्रीहेंड करना है पैसेज को। हमने सिर्फ रीड नहीं करना, हमने उसे कंप्रीहेंड भी करना है कि इसमें है क्या। तो इस तरह से आप रीड कर सकते हैं। अब इस मेथड का एक और फायदा होता है कि कुछ क्वेश्चन ये होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पार्ट में मौजूद होते हैं। तो जब आप ब्लॉक्स में पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि ये वाली बात किस पार्ट में की गई है। अगर आपको बाद में रेफर करना हो तो वो बिल्कुल आसानी से हो जाता है कि ये वाली बात अगर हमने ढूंढनी है तो वो किस ब्लॉक में मौजूद है। फिर आते हैं पे क्लोज अटेंशन टू हार्ड और कीवर्ड। अगेन ये हमने स्मॉल पैसेजेस में भी किया था कि आप एम्फेटिक वर्ड्स देखें, एडजेक्टिव्स देखें, कीवर्ड्स देखें, टर्निंग पॉइंट्स देखें। जैसे बट का लफ्ज है, इसका मतलब होता है कि बट जब किसी दो सेंटेंसेस के दरमियान इस्तेमाल होता है, दो पार्ट्स के दरमियान इस्तेमाल होता है, तो इट्स मीन अपोजिट बातें आ रही हैं। तो ये कीवर्ड होता है कि आपको आइडिया होता है कि अगर एक चीज पॉजिटिव की गई है और बट लिखा जाएगा तो उसमें कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट सामने हाईलाइट किया जाएगा। फिर आप फाइंड मेन पॉइंट ऑफ ईच ब्लॉक एंड मेन आइडिया। ये मैंने अभी आपसे बात की कि सारे पैसेज को पढ़कर आपने कहाँ पहुंचना है, आपने पहुंचना है मेन आइडिया पे कि इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है, इसकी थॉट क्या है, राइटर क्या चाहता है। अब इन पैसेजेस में टॉपिक्स क्या होते हैं, ये पैसेज कहाँ से लिए जाते हैं, तो इसमें बहुत से टॉपिक्स हैं, लेकिन ये होते जर्नल हैं। देखें, मतलब सोशल साइंसेज हैं, इसमें हिस्ट्री का पैसेज भी हो सकता है, एंथ्रोपोलॉजी का भी हो सकता है, सोशियोलॉजी का भी हो सकता है, गवर्नमेंट रिलेटेड भी हो सकता है। पैसेज अगर नेचुरल साइंस में से है तो बायो का भी हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है। ह्यूमैनिटीज में आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, फिलोसफी, बिजनेस में इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए ये जनरल टॉपिक्स हैं, आप अगर गौर करें तो ये तमाम सब्जेक्ट्स को ही कवर कर लेते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पैसेज ऐसा है जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, तो क्या ख्याल है उसको कोई और सब्जेक्ट वाला तो सॉल्व नहीं कर सकता। नो, एक्चुअली पैसेज फिर भी जनरल होगा, यानी कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई होगी कि आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़नी पड़े। आपको जो आंसर दिए जाएंगे वो उसके कंटेंट से रिलेटेड होंगे, जो के पैसेज पढ़कर ही आपको समझ आए हैं। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं होती, यानी कि आपको एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, आपको बीएस करने की भी जरूरत नहीं है एस्ट्रोनॉमी में। लेकिन पैसेज अगर एस्ट्रोनॉमी का है तो एक जनरल किसी और सब्जेक्ट का स्टूडेंट भी उसको बआसानी कर सकता है। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स में कि अगर म्यूजिक का पैसेज आ गया तो उसे साइंस वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें म्यूजिक की कोई नॉलेज इस्तेमाल नहीं होगा, जनरल होगा। आप उसको जनरल वे में सॉल्व कर सकेंगे क्योंकि क्वेश्चन कंटेंट से आएंगे जो को आपको दिए गए हैं। अब देखते हैं रीडिंग स्ट्रेटेजीज। एक प्रोसेस है स्किमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किमिंग का मतलब है कि आप किसी पैसेज की कोर को इकट्ठा कर लें, कोर को एक्सट्रैक्ट कर लें, आपको उसकी कोर मालूम हो जाए फौरी तौर पर, बजाय इसके कि आप उस सारे पैसेज को ग्रैस्प करने की कोशिश करें। स्किम करें, उसमें से काम की चीजें निकाल लें।
तो स्पीड रीडिंग की एक टेक्निक है स्किमिंग, कि आप क्विकली देखते हैं, नॉट थॉरोली, कि जल्दी जल्दी चीजें देखते हैं कि क्या क्या बातें की गई हैं पैसेज में। फिर और उसके बाद आप ओवरऑल फील लेते हैं कि पैसेज किस किस्म का है, क्या बात की जा रही है। सारे कंटेक्स्ट को आप फील करने लग जाते हैं कि इसमें ये बातें की गई हैं। फिर आप क्विकली मेन आइडिया तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मेन आइडिया अगर आपका करेक्ट है और आप वहां तक पहुंच गए, अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं मेन आइडिया के, लेकिन थॉट वहां तक पहुंच गई कि इस किस्म की चीज है जो ऑथर हमारे सामने लाना चाहता है, तो आप आसानी से क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकेंगे। इन स्किमिंग यू शुड क्विकली फाइंड द मीनिंग और पर्पस ऑफ द पैसेज, कि पैसेज का पर्पस क्या है, इसको क्यों लिखा गया। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज, ये भी आपको मालूम होना चाहिए स्किमिंग के दौरान कि तेजी के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने ये चीजें फाइंड आउट करनी है। सेंट्रल थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है। फिर थिंक अबाउट द टाइटल फॉर द पैसेज, यानी कि पढ़ने के फौरन बाद आप सोचें कि अगर मुझे इस पैसेज का टाइटल फाइंड आउट करना हो, अगर मैं इस पैसेज का टाइटल देना चाहूं तो वो टाइटल क्या हो सकता है। तो अगर वो आप मालूम कर लेते हैं करेक्टली, तो एक्चुअली आप ये दोनों चीजें भी कर लेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड हैं तीनों चीजें, कि मेन आइडिया क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, टाइटल क्या हो सकता है। तो आप स्कीमिंग के प्रोसेस में ये चीजें अगर मालूम कर लेते हैं तेजी के साथ, तो एक्चुअली आप 80% से ज्यादा पैसेज को समझने लग जाएंगे। यानी कि स्कीमिंग में आप बहुत थोड़े टाइम में उसकी कोर के नजदीक, पैसेज की जो कोर है, जो थॉट आपको एक्सप्रेस की जा रही है, वहां तक आप पहुंच जाते हैं। री रीड द सेंटेंस और डेफिनेशन, जब आप पैसेज को रीड कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात कोई टिपिकल वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, बाज़ औक़ात डेफिनेशन इस्तेमाल होती हैं जिसको राइटर एक्सप्लेन कर रहा होता है, और उस दौरान हमें बाज़ औक़ात सेंटेंसेस समझ नहीं आते। तो जो सेंटेंस आपको डिफिकल्ट लगता है या आप फील करते हैं कि नहीं समझ आ रहा, आप उसको दोबारा पढ़ें। पैसेज तो अपनी जगह पर है, उसमें जो सेंटेंसेस दिए गए हैं वो भी बाज़ औक़ात कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनको आप 2 दफा भी पढ़ सकते हैं, 3 दफा भी पढ़ सकते हैं। कि नहीं समझ आ रहा, आप उसी सेंटेंस को दोबारा पढ़ें। और हो सकता है कि कोई पार्ट आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप पूरे पार्ट को भी री रीड करें, एक दफा जरूर कर लें, ताकि आपको क्लियर होना चाहिए आगे जाने से पहले कि पीछे क्या बात की जा रही है। लीव योर ओपिनियन एट द डोर, बात का तो ऐसा होता है कि पैसेज आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी कि वो सब्जेक्ट आपने बाकायदा एज ए सब्जेक्ट कॉलेजेस में पढ़ा है, तो आपका नॉलेज बाज़ औक़ात पैसेज से भी ज़्यादा होता है, या आप उसके बारे में ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन आप कभी भी अपनी ओपिनियन फॉर्म नहीं करेंगे। आपने महदूद रहना है व्हाट इज गिवन इन द पैसेज, क्योंकि बाज़ का पैसेज जो है डायरेक्टली मौजूद नहीं होता, टेक्स्ट में हमें नजर आ रहा होता है कि ये उसको ढूंढना होगा, तो हम अपना नॉलेज मिक्स करके उसका आंसर दे देते हैं, या हमें आइडिया होता है कि इसका आंसर ये बनेगा। नो, आपने अपना नॉलेज मिक्स नहीं करना, आपने हर सूरत में पैसेज से ही रेफर करना है कि उसने उसके बारे में क्या लिखा है। तो कभी भी अपनी ओपिनियन फॉर्म मत करें, जो ऑथर लिख रहे हैं उसको समझें, और वही आपने अप्लाई करना है क्वेश्चंस के आंसर देते हुए। खास तौर पर बी केयरफुल व्हेन यू सी ए क्वेश्चन दैट कंटेन्स द वर्ड इन्फर, इम्प्लाई और सजेस्ट। कि वो कहता है जी इम्प्लाई करें, तो आप ये मत समझें कि इम्प्लाई करने में आप अपना नॉलेज मिक्स करके इम्प्लाई कर देंगे या इन्फर करेंगे, क्योंकि आपके पास उस सब्जेक्ट का नॉलेज है। नहीं, आपने ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज गिवन इन द पैसेज उस तक महदूद रहना है कि इसने पैसेज में ये दिया, यहां से ये इन्फर हो सकता है। आप अपने नॉलेज से इन्फर नहीं करेंगे। फिर है इलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। पैसेज में बाज़ औक़ात ऐसे आइटम्स शामिल हो जाते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आपको मेन लाइन ऑफ रीजनिंग जो पैसेज में दी जा रही है, जो असल बात की जा रही है, आप उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा दे दी जाती हैं कि उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आपको आइडिया हो जाता है कि सारी एक ही चीज़ हैं, एक ही तरह की हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पैसेज को देखें, when the television is good, nothing, not the theater, not the magazine or newspaper, nothing is better, but when television is bad, nothing is worse.
तो आप ये देखें कि यहाँ से यहाँ तक जो बात की है इसमें इसने अपनी कोई ओपिनियन ही नहीं, ये न्यूट्रल है किस चीज़ के बारे में, टेलीविज़न के बारे में, यानी कि टेलीविज़न प्रोग्राम्स, ना कि टेलीविज़न एज ए मशीन नहीं, प्रोग्राम्स के बारे में ले रहा है। तो यहाँ पर इसने कहा कि अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा है, अगर बुरा है तो बहुत बुरा है। इसका मतलब है अभी तो ना इसने बुराई की है ना अच्छाई की है। आई इन्वाइट यू टू सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ योर टेलीविजन सेट व्हेन योर स्टेशन गोज ऑन। ये देखें, गोज ऑन एक वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, गोज ऑन एयर। फिर एंड स्टे देयर विदाउट ए बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर और एनीथिंग एल्स टू डिस्ट्रैक्ट यू एंड कीप योर आई ग्लूड। ये इंटेंस इसने इस्तेमाल किया कि अपनी आंखें टीवी से चिपका दें, यानी कि मुसलसल गौर से देखें। आप वहां से अपने ध्यान इधर उधर मत करें, आप स्क्रीन की तरफ देखें कि वहां पर क्या आ रहा है। टू द सेट अंटिल द स्टेशन साइंस ऑफ। अब साइंस गोज ऑन द एयर एंड साइंस ऑफ, अगर आप इसको कंपेयर करें कि आज के दौर में क्या हो रहा है, आज के टेलीविजन स्टेशन साइंस ऑफ अमूमन नहीं होते, 24 आवर वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 20 ईयर बैक जाएं तो आप देखेंगे कि टेलीविजन नशरियात लिमिटेड टाइम के लिए होती थी, वो गोज ऑन एयर भी होते थे, और फिर रात को किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे पाकिस्तान में अमूमन ये होता था कि 4-5 बजे शाम को टेलीविजन स्टार्ट होता था, गोज ऑन दी एयर होता था, और फिर साइंस ऑफ रात के 11 बजे हो जाता था, उसके बाद टीवी बंद। लेकिन अब 24 आवर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये जो पैसेज लिखा गया है ये खासा पुराना है, खासे पुराने दौर का है, एटलीस्ट 20 ईयर बैक तो होगा, क्योंकि अब साइंस ऑफ अमूमन नहीं होते, तो ये वर्ड्स नहीं आना चाहिए था, क्योंकि टेलीविजन नशरियात तो रात तक जारी रहती हैं। आई कैन एश्योर यू दैट यू विल ऑब्जर्व ए वास्ट वेस्ट लैंड। देखिए, वेस्ट लैंड अकेला कह देता, लेकिन इसने उसको इंटेंसिफाई किया है, स्ट्रिंग वर्ड यूज किया है। यू विल सी ए प्रोसेशन ऑफ गेम शोज, वायलेंस, ऑडियंस पर। अब ये जो इस कलर में सारी चीजें, आप गौर करें इस पर कि यहां तक ये जो सारे थे कलर में, इसमें इसने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स ही डिस्क्राइब किए हैं। 2-3 पढ़ने के बाद आप जल्दी जल्दी अगर आप इन्हें देखेंगे तो कॉमास कॉमास लगे हुए हैं, तो ये सारी चीजें हैं। और वास्ट वेस्ट लैंड कह रहा है, यानी कि वो इन चीजों को लाइक नहीं कर रहा, क्योंकि उसने शुरू में ही कहा कि ये तो बिल्कुल बेकार चीजें हैं, और एक्सट्रीम वर्ड यूज किया है, शदीद उसकी नेगेटिविटी है कि ये तमाम चीजें टेलीविजन प्रोग्राम में आप देखेंगे, क्योंकि आपने डिस्ट्रैक्ट हुए बगैर इसको देखना है। तो इसका मतलब है इनको हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, इनको गौर से देखना पढ़ना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब इसमें बहुत से टर्म्स भी इस्तेमाल हो रही हैं कि टाइप ऑफ प्रोग्राम, हो सकता है कि आपको उन टाइप ऑफ प्रोग्राम्स के बारे में ना पता हो। मसलन इसमें वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसमें देखें प्राइवेट आइज। हो सकता है कि आप इन मूवीज को ना जानते हो, ये जासूसी की मूवीज हैं, आपको नहीं मालूम, लेकिन आप इसकी तरफ क्या होगा कि आप इनको जल्दी जल्दी पढ़ें, डिस्ट्रैक्ट मत हो कि ठीक है प्राइवेट आइज आ गया, लेकिन आपको ये आइडिया तो हो रहा है ना कि ये भी कोई टाइप ऑफ प्रोग्राम होगा, टाइप ऑफ फिल्म होगा, वगैरह वगैरह। तो आप इसको टाइम वेस्ट किए बगैर तेजी से पढ़ जाते हैं। एंड एंडलेसली, देखिए फिर एक्सट्रीम वर्ड है कि ना खत्म होने वाला सिलसिला, commercials that scream and cajole and offend and almost and most of all boredom, बोरियत, बोर करने वाली चीजें। तो देखें यहाँ पर वो टेलीविजन प्रोग्राम्स के बारे में शदीद नेगेटिव रवैया रखता है कि ये प्रोग्राम्स अब जो हो रहे हैं, उस टाइम पर जब ये पैसेज लिखा जा रहा है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, यानी कि वो कोई फायदेमंद चीज नहीं है। इसका नेगेटिव रिस्पॉन्स है इनके बारे में। टू यू विल सी ए फ्यू थिंग्स यू विल इंजॉय बट दे विल बी वेरी वेरी, देखें फिर एक्सट्रीमिटी, वेरी फ्यू, कि अगर कोई चीज अच्छी है भी तो वो बहुत ही कम है। यानी कि टेलीविजन प्रोग्राम के बारे में यहां से यहां तक इसका नेगेटिव रिस्पॉन्स है कि वो इन प्रोग्राम्स को अच्छा नहीं समझता। तो इस तरह से देखें कि अगर हम एनालाइज करके किसी पैसेज को साथ साथ पढ़ रहे हैं तो हमारा आइडिया भी डिवेलप होता जा रहा है, और हमें मुख्तलिफ चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है, जैसे कि गोज ऑन द एयर, साइंस ऑफ, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें पैसेज में से आप फाइंड आउट करते हैं तो आपको बहुत सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिलती जाती है, वो आप अपने जहन में रखते हैं, हो सकता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। द क्वेश्चन,
अब देखें, अब हम स्टेप पर पहुंचते हैं, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टेम, क्वेश्चन स्टेम क्या होगी कि आपको दिया गया पैसेज, पैसेज के नीचे फिर एक क्वेश्चन स्टेम और ये ऑप्शंस, फिर एक क्वेश्चन स्टेम और फिर ये ऑप्शंस। तो ये जो क्वेश्चन स्टेम है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, इसको समझना भी तो इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मैंने क्या चीज फाइंड आउट करनी है और फिर ऑप्शन में से चूज करना है। तो आप रीड एंड रिफ्रेज द क्वेश्चन स्टेम, क्वेश्चन स्टेम को भी 2 दफा पढ़ लें, गौर करेंगे इसने क्या पूछा है, क्या क्वेश्चन है। फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, मेन आइडिया क्वेश्चंस हो सकते हैं कि पैसेज का मेन आइडिया क्या है, राइटर हमें किस तरफ ले जाना चाहता है, वो बताना क्या चाहता है। टोन ऑफ ऑथर, कि उसका जो टोन है, बात करने की जो टोन है वो किस किस्म की है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, स्पोर्टिव है, डिसएग्रीमेंट है। तो ये भी हमने मालूम करना होता है। इसमें से इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर। फिर कोई स्पेसिफिक फैक्ट जो कि पैसेज में या तो डिस्क्राइब किया गया है या दिया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है। इम्प्लाइड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एक्सेप्शन क्वेश्चन भी होते हैं। एक्सेप्शन क्वेश्चन में ये होता है कि वो आपसे कहता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड हेल्प टू एक्सप्लेन दिस फाइंडिंग एक्सेप्ट, यानी कि एक क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड हेल्प टू एक्सप्लेन दिस फाइंडिंग, यानी कि अगर आप उसने 5 ऑप्शन दिए हैं ए थ्रू ई, उसमें से 4 ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे, एक गलत होगा, क्योंकि उसने लफ्ज इस्तेमाल करना है इसमें एक्सेप्ट, कि कौन सी चीज गलत है। तो आपने एक्चुअली रॉन्ग फाइंड आउट करना होता है एक्सेप्ट में। फिर है कंटेक्चुअल और डेफिनेशन ऑफ ए टर्म ऑफ वर्ड, डायरेक्टली पूछा जाता है कि बात का किसी वर्ड के मीनिंग आपसे पूछे जाते हैं कि कंटेक्स्ट में, पैसेज के लिहाज से इस वर्ड के मीनिंग क्या है, या फिर किसी टर्म्स की डेफिनेशन आपसे कराई जाती है जो कि डिस्क्राइब होती है पैसेज में, और आप उसको पढ़ने के बाद उस टर्म को फाइंड करते हैं खुद, और जब वो क्वेश्चन पूछता है तो उसको ऑप्शन में से चूज करते हैं। अब देखते हैं मेन आइडिया क्वेश्चन, क्योंकि मेन आइडिया क्वेश्चन ना सिर्फ क्वेश्चन आते हैं, बल्कि अगर आप मेन आइडिया तक नहीं पहुंचते तो दूसरे क्वेश्चंस का आंसर देना भी मुश्किल हो जाता है। तो मेन आइडिया सिर्फ क्वेश्चन टाइप नहीं है, ये हमारी ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है पैसेज को रीड करते हुए कि हम पैसेज के मेन आइडिया तक पहुंचे कि राइटर क्या चाहता है। अब मेन आइडिया बाज का स्टेटेड होता है, पैसेज में लिखा होता है कि वो कंक्लूड कर रहा होता है, एंड पर या दरमियान में किसी जगह पर भी वो इशारा दे देता है कि एक्चुअली वो खुद क्या चाहता है। लेकिन बाज़ इम्प्लाइड होता है, बाज़ वो स्टेटेड नहीं होता, हम उसको पढ़कर समझते हैं कि ये एक्चुअली चाहता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल किसी पैसेज में किसी चीज को क्रिटिसाइज किया गया है, तो क्या ख्याल है क्रिटिसाइज कब करता है इंसान? क्रिटिसाइज या तो उस चीज को रिप्लेस कराना चाहता है कि इसको हटाएं, दूसरी चीज सही वाली लेकर आए, या फिर उसको खत्म करना चाहता है, तब क्रिटिसाइज करेगा। तो देखें, हम मेन आइडिया अल्फाज से पूरा पैसेज को पढ़ने के बाद उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो टोन इस्तेमाल की, हम एक आइडिया लगाते हैं कि ये जो ऑथर है ये चाहता क्या है। अच्छा, द मेन आइडिया इज द सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन ए पैराग्राफ और पैसेज। इट स्टेट्स द पर्पस एंड सेट्स द डायरेक्शन ऑफ द पैराग्राफ और द पैसेज। To find the main idea of any paragraph or passage, ask these questions. Who, what is the paragraph about? Who or what is the paragraph about? What aspect of idea about who or what is the author concerned? Author किसके बारे में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, और उससे मुतालिक उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये हम ढूंढने की कोशिश करते हैं पैसेज को पढ़ते हुए। ये मेन आइडिया को फाइंड आउट करने का प्रोसीजर है। मेन आइडिया प्रैक्टिस पैराग्राफ्स। इट इज ऑफन सेड दैट लाइटिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस इन द सेम प्लेस, बट दिस इज नॉट ट्रू। अब आप देखें कि पहले ही उसने बता दिया कि पैराग्राफ किस चीज के मुतालिक है। वही कहता है ये जो आसमानी बिजली है ये किसी जगह पर भी दोबारा नहीं गिरती, यानी कि अगर बिजली किसी जगह गिरती है तो दोबारा वो वहां पर नहीं गिरती।
बट दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। आगे जो वो बात कर रहा है आप पढ़कर देखें कि वहां पर इसी चीज को वो सपोर्ट कर रहा है। Go ask the forest rangers who spend their summers a firefighters will tell you that every thunder shower brings several bolts of lightning to their lookout station. वो ये कहता है कि एक थंडर शॉवर भी अगर आता है तो उसमें उनके लुकआउट स्टेशन पर मैनी टाइम बिजली गिरती है। तो देखें, जो उसने शुरू में बात की थी कि दिस इज नॉट ट्रू, उसको उसने प्रूव किया है, नेक्स्ट में सपोर्ट करने के लिए कोई एग्जाम्पल दी है कि नहीं, यहां पर ऐसा होता है कि वो मोर देन वन स्ट्राइक करती है। तो आप देखें इस पैसेज में पहले पार्ट में ही हमें आइडिया हो गया था कि पैसेज किस चीज से मुतालिक है और राइटर क्या आइडिया रखता है। अब सेकंड को देखते हैं। कॉस्ट वर लो दैट ईयर एंड द आउटपुट हाई। ये उसने एक फिनोमिना हमें बता दिया कि ये है। देयर वॉज ए गुड पर्सन फॉर ईच जॉब एंड द मार्केट रिमेन फर्म। हर पर्सन अपनी सीट पर जो बैठा था वो मुनासिब पर्सन था और मार्केट भी स्टेबल रही, फर्म रही। देयर वर नो लॉसेस फ्रॉम फायर। ऑल इन ऑल इट वॉज द बेस्ट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ कंपनी। देखिए, पहले उसने एक आर्गुमेंट डेवलप किया और यहां पर ऑल इन ऑल इट वॉज द बेस्ट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ कंपनी। जो लास्ट में उसने बात की है ये उसकी एक्सप्लेनेशन लेकर वो चला था, यानी कि जो पहले इसने बातें की हैं वो इसी की एक्सप्लेनेशन थी कि ये ऐसा क्यों हुआ, कि बेस्ट ईयर क्यों था, क्योंकि कॉस्ट लो थी, आउटपुट हाई थी, पर्सन भी जॉब के लिए मुनासिब थे और मार्केट भी उनकी फेवर में रही। तो इस तरह से आप देखेंगे पहले उसने जो बाद में उसने कंक्लूड करना था उसके लिए बैकग्राउंड लेकर चल रहा था, उसको सपोर्ट करने के लिए पहले से ही उसने आइडिया डेवलप किया हुआ था और लास्ट में जाकर उसने कंक्लूड कर दिया उसको कि ये इसकी वजह से ये है। फिर आते हैं टोन ऑफ द ऑथर। टोन ऑफ द पैसेज इज द राइटर्स एटीट्यूड और फीलिंग। राइटर्स नॉ के फिनोमिना, ना के कोई इवेंट। देखें, कोई चीज वो जब डिस्क्राइब कर रहा है तो हो सकता है कि वो आइडिया खुद मिजरेबल हो या बहुत खुश कर देने वाला हो, लेकिन हमने उस इवेंट को नहीं देखना, हमने देखना है कि राइटर का उसकी तरफ एटीट्यूड क्या है, उसकी फीलिंग क्या है। अगर किसी जगह पर आग लगी है और बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं या वहां मिजरेबल कंडीशंस पैदा हो रही हैं, अगर राइटर उन्हें डिस्क्राइब कर रहा है सिंपल, तो वो उसका एटीट्यूड नहीं है, उसका एटीट्यूड उसके वर्ड से जाहिर होगा कि वो उस चीज के बारे में किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमने उसकी फीलिंग लेनी है, उसका एटीट्यूड लेना है, ना कि इवेंट को लेना है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखते हैं। द RMS टाइटैनिक वाज क्रूजिंग at 23 knot in the mid-Atlantic when it struck on iceberg and slowly sank। देखिए, अब उसने टाइटैनिक का वाकया बयान किया है कि इतनी स्पीड से जा रहा था और उसने एक आइसबर्ग से स्ट्राइक किया। देयर वॉज नॉट इनफ लाइफ बोट्स टू सेव एवरीवन। वहां पे लाइफ बोट्स नहीं थी कि हर किसी की जान बचाई जा सके। 1,523 people went down with the ship into water icy enough to cause instant pain and death by hypothermia within 10 to 15 minutes। देखें, बहुत सारे लोग इसने बताया कि वो हाइपोथर्मिया में जा रहे हैं क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड थी, आइस बर्ग था, जाहिर है वहां पर टेम्परेचर बहुत लो था, तो लोग हाइपोथर्मिया में गए। आफ्टर द स्टर्न ऑफ द शिप डिसपेयर्ड बीनीथ द ग्लॉसी वाटर। और जब शिप पानी में डूब गया 308 पीपल रिमेन बॉबिंग ऑन द सरफेस। यानी कि वो पानी में तैरते हुए लोग जो है इतने लोग रह गए, स्क्रीमिंग फॉर हेल्प, जो हेल्प के लिए चीख रहे थे। देयर वर इन फैक्ट 20 लाइफ बोट्स लिंजरिंग नियर बाई। यानी कि नजदीक इर्द गिर्द जो जगहें थी वहां पर लाइफ बोट मौजूद थी सिर्फ 20, विच फेल टू कम टू देयर रेस्क्यू इमीडिएटली, जो फौरन नहीं पहुंची। बाय द टाइम लाइफ बोट्स crewmen organized themselves and came back with just one boat, almost all in the water had died। देखें, अब यहाँ पर राइटर ने अपना आइडिया कोई डेवलप नहीं किया, उसकी कोई टोन नहीं है, वो कोई फीलिंग शो नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक वाक्य को डिस्क्राइब कर रहा है।
हमें पढ़कर हो सकता है कि हम फील करें कि बड़ा हॉरिफाइंग है या मिजरेबल है या बहुत बुरा हुआ, लेकिन ऑथर ने तो कोई ऐसी बात नहीं की कि उसकी फीलिंग क्या है, वो तो जस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसलिए इसमें अगर हम इसकी इस पैसेज की टोन कहें तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसका कोई मकसद नहीं है, ये सिर्फ जो वाकया हुआ है उसे डिस्क्राइब कर रहा है। अब इसके अगेंस्ट इसको देखें, दी व्हाइट स्टार कारपोरेशन वाज टेरिबली एरोगेंट टू बिल्ड ए शिप। देखें, पहले ही उसने टेरिबली एरोगेंट किसी के बारे में अपना आइडिया दिया। ये वहां पर वाकया नहीं हो रहा, ये राइटर लिख रहा है कि ये जो कंपनी थी जिसने टाइटैनिक बनाया था, एरोगेंट टू बिल्ड ए शिप एंड नॉट प्रोवाइड इनफ लाइफ बोट, कि वो एक शिप तो बिल्ड करना चाह रहे थे लेकिन नॉट प्रोवाइड इनफ लाइफ बोट्स फॉर ऑल इट्स पैसेंजर्स। Its management was concerned that too many lifeboats on the Titanic would sully the aesthetic beauty of the ship, कि वो ब्यूटी ऑफ शिप के बारे में कंसर्न थे कि अगर लाइफ बोट इसके साथ रखी जाएंगी तो शिप की ब्यूटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी या वो खराब हो जाएगी। वट वर दे थिंकिंग, नो शिप इज अनसिंकेबल। उनका ख्याल ये था, देखें अब ये राइटर बता रहा है कि उनका ख्याल ये था कि जहाज डूब नहीं सकता, एंड इवन मोर अनफॉरगिवेबल, और उन्हें माफ नहीं किया जा सकता, इज दैट डिस्पाइट वार्निंग ऑफ आइसबर्ग्स द टाइटैनिक वाज क्रूजिंग, यानी कि जा रहा था एट टॉप स्पीड इन ऑर्डर टू ब्रेक स्पीड रिकॉर्ड, यानी कि अब वो देखें वो स्पीड रिकॉर्ड, स्पीड का रिकॉर्ड ब्रेक करने के सिलसिले के अंदर ज्यादा कंसर्न थे टाइटैनिक के लोग, बनिस्बत इसके कि वो वार्निंग की तरफ ध्यान देते कि आइसबर्ग आ रहा है। When it encountered the iceberg, what a horrific piece those passengers had to pay. उन पैसेंजर्स को कितना खौफनाक चीजों को फेस करना पड़ा। So lesson in humility, so lesson in humility। अब देखें ये लफ्ज भी राइटर यूज कर रहा है उनके बारे में, तो यहां पर राइटर की टोन मालूम हो रही है कि वो गुस्से का इजहार कर रहा है कि एक चीज गलत हो रही है और वो लोग कर रहे हैं, और उसके बारे में उसके वर्ड्स अगर हम देखते हैं तो वो खुद अपने आइडियाज दे रहा है, वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा किसी चीज को, अपना आइडिया दे रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इस पैसेज की जो टोन है वो आउटरेज्ड है, गुस्से वाली है। अब ये कुछ टोन वर्ड्स हैं, आप इनको नोट कर लें, वीडियो को बेशक पास कर लें और इनको नोट कर लें। ये फीलिंग और जजमेंट के वर्ड्स हैं जो राइटर इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, तो इनसे हमें आइडिया होता है कि वो राइटर क्या कहना चाहता है, वो अपने एक्सप्रेशन किस अंदाज में दे रहा है। जैसे एडमायरिंग, वो तारीफ कर रहा होगा, क्यूरियस, किसी चीज के बारे में जानना चाह रहा है, प्लेफुल, अफेक्शनेट, डाउटफुल, प्रेजिंग, तो ये वर्ड्स आपको आने चाहिए। एक नज़र देखेंगे इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, लेकिन आपको पता हो कि राइटर ये इस किस्म के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। इसी तरह से ये वर्ड्स हैं जो टोन को एक्सप्रेस करते हैं, एम्बिवेलेंट, कि किसी एक चॉइस के बारे में, किसी एक चीज़ के बारे में मोर देन वन आइडिया रखना तो एम्बिवेलेंट हो जाता है। एरोगेंट है, अगर राइटर जो है एरोगेंट के स्टाइल में बात कर रहा है तो फुल ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, कंसीटेड, तो एरोगेंट स्टाइल होगा उसका। बिटर, किसी चीज के बारे में एंग्री होगा, हेट शो कर रहा है तो वो बिटर है। तो इस तरह से ये सारे भी आप वीडियो को पास करके एक दफा खुद पढ़ लें, ये भी इसमें शामिल हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, ए टिपिकल क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ए टिपिकल क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप माइट लुक लाइक दिस। देखें, the author's attitude toward global warming might best be described as which of the following। ये एक क्वेश्चन स्टेम लिखी गई है एग्जाम्पल के तौर पर। ये देखें, ऑथर का एटीट्यूड इस तरह मालूम किया जा सकता है कि इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करेगा राइटर जब आप इस तरह के वर्ड्स होंगे क्वेश्चन में, जब वो एटीट्यूड पूछ रहा है ऑथर का या टोन पूछ रहा है। फिर ये स्टेम देखें, ये क्वेश्चन स्टेम है, ये यानी कि पैराग्राफ पढ़ने के बाद अगर टोन का क्वेश्चन आता है तो इस अंदाज में पूछा जाता है। ये कोई बाकायदा नहीं है, इसकी कोई एग्जांपल पहले नहीं दी गई, ये जस्ट क्वेश्चन स्टेम्स लिखी गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज, ये एग्जांपल स्टेम्स हैं क्वेश्चन की। फिर आते हैं आंसरिंग स्ट्रेटजीज की तरफ।
अब क्वेश्चन स्टेम, अब देखें क्वेश्चन स्टेम। क्वेश्चन स्टेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम तो होना कि पूछा क्या जा रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, तभी तो आप आंसर दे सकेंगे सही। तो क्वेश्चन स्टेम को भी मोर देन वन टाइम पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से समझना चाहिए कि राइटर क्या चीज आपसे एक्सप्लोर कराना चाहता है, क्या चीज पूछ रहा है। तो उसमें ख्याल रखना चाहिए वेयर, व्हेन, हु एंड व्हाट क्वेश्चन, कि वो कहाँ बात कर रहा है, किसके बारे में कर रहा है, किस टाइम के बारे में बात कर रहा है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर रिफ्रेज द क्वेश्चन योर ओन वर्ड। आप क्वेश्चन वहां से पढ़ते हैं, फिर उसको बेशक आप ट्रांसलेट करके उर्दू में जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें उसको रिफ्रेज कर लें। आप खुद क्वेश्चन करें कि इसने पूछा क्या है, तो उसको गौर से पढ़ने के बाद एक दफा रिफ्रेज करें, दोबारा पढ़ें, और अपने अल्फाज में भी उसको ढाला जा सकता है कि इसने ये पूछा। जरूरी नहीं है कि वर्ड बाय वर्ड जो कुछ लिखा है वही आपके जहन में आए, आप उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके और क्वेश्चन को खुद बना लें कि ये पूछना चाह रहा है। व्हेन यू रीड द क्वेश्चन एंड गो बैक टू पैसेज फॉर आंसर। और बाज का अगर आपको आइडिया ना हो रहा हो कि इसने क्या चीज पूछी और वो कहाँ दी गई थी, तो गो बैक टू द पैसेज, पैसेज की तरफ दोबारा जाएं और वहां से देखें कि इसने ये चीज पूछी है वो क्या थी, दोबारा रेफर करें आप पैसेज। अब हम देखते हैं आंसर चॉइसेस की तरफ, कि किस किस्म के आंसर चॉइस में वर्ड्स यूज होते हैं, कौन सी स्टेटमेंट होती है जो कि एक्चुअली ज्यादातर रॉन्ग होती है, यानी कि जब आप चूज कर रहे हो तो आप रिजेक्ट किस बेसिस पे करेंगे। आंसर चॉइसेस दैट यूज एक्सट्रीम और कैटेगोरिकल वर्ड्स। ऑप्शंस में, पैराग्राफ में वो जो भी यूज कर रहा है वो उसकी मर्जी है, वो हम उसे रीड करते हैं, लेकिन ऑप्शंस में हमेशा याद रखना है कि पैराग्राफ के जो ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर कभी भी नहीं जाएंगे। तो एक्सट्रीम वर्ड्स जिनमें इस्तेमाल होते हैं वो ऑप्शंस अमूमन रॉन्ग होते हैं, 100% नहीं, फॉर ऑल टाइम नहीं, सही हो भी सकते, लेकिन आम तौर पर ये होगा कि ये वर्ड्स जैसे ओनली, ऑल, ऑलवेज, वेरी, नेवर, एक्सक्लूसिव, इस तरह से जो हार्ड वर्ड्स हैं, जो एक्सट्रीम है, ये जिस ऑप्शन में ये होते हैं वो अमूमन गलत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वाइट ब्लॉक में एक इंफॉर्मेशन दी गई है, पैसेज का एक पार्ट है, ये एक पैसेज का पार्ट है। इसको पढ़ने के बाद, उसको पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि अगर ऑप्शन में इससे रिलेटेड एक्सट्रीम वर्ड आता है तो वो कैसे गलत है। ये वाइट ब्लॉक में एक पैसेज का पार्ट दिया गया है जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, फिर उससे नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, और हम देखेंगे कि एक्सट्रीम वर्ड की वजह से वो गलत होंगे। ए वायरल फीवर स्वेप्ट थ्रू ईस्ट अफ्रीका causing widespread distress particularly among women. Its rapid spread left communities grappling with the sudden onslaught of illness. देखिए इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है आपको, कि वायरल फीवर ईस्ट अफ्रीका में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हुई, पर्टिकुलरली अमंग वोमेन, यानी कि वोमेन उसमें इल हुई, उनको ये वायरल फीवर हुआ। इट्स रैपिड स्प्रेड लेफ्ट कम्युनिटीज, और जिसकी वजह से कम्युनिटीज डिस्टर्ब हो गई और उसमें बहुत से लोग मुब्तला हुए। फिर आप देखें कि एग्जाम्पल आंसर चॉइसेस दैट आर मोस्ट डेफिनेटली रॉन्ग। अब पहला ऑप्शन अगर आप दिया जाए इस तरह से, इससे रिलेटेड, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑल वुमेन, ये गलत हो गया। ऑल जो है एक्सट्रीम वर्ड है, जबकि इसमें ऑलमोस्ट इस्तेमाल हो रहा है, ये ऑलमोस्ट, तो ऑल के लिए तो नहीं हम यूज कर सकते इसे, इसलिए ये ऑप्शन अगर दिया जाए जिसमें ऑल का लफ्ज आ रहा है, ऑल वुमेन इन ईस्ट अफ्रीका सफर फ्रॉम द वायरल फीवर, ऐसा नहीं है। तो हमने इसको जज किया कैसे, एक्सट्रीम वर्ड जब आता है तो उसको चेक करें, फौरी तौर पे चेक करें कि क्या वहां पर एक्चुअली क्या दिया गया, वहां तो पर्टिकुलरली अमंग वुमेन है, कि ज्यादातर, ऑल नहीं हो सकता। फिर दूसरे में देखें, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ओनली वुमेन, देखें ये चीज भी गलत है, क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड है ये भी, कि सिर्फ वुमेन, कहां पर लिखा हुआ है, पैसेज में तो ऐसी कोई बात नहीं की, उसने कहा पर्टिकुलरली अमंग वुमेन, इसका मतलब है कुछ मैन भी होंगे, तो ओनली वुमेन की वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू द ऑथर वुमेन इन ईस्ट अफ्रीका विल नेवर सफर फ्रॉम, विल नेवर एक्सट्रीम वर्ड है, जबकि उसमें पर्टिकुलरली अमंग वुमेन वो थी जिनको वायरल इन्फेक्शन हुआ था।
तो विल नेवर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी ट्रू नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वुमेन इन ईस्ट अफ्रीका हैव ऑलवेज हमेशा सफर होती हैं, नहीं, ये इंफॉर्मेशन पैसेज में नहीं है। एक तो ये बात है कि पैसेज में नहीं है, दूसरा हम इसको डायरेक्टली फिल्टर कर सकते हैं कि ये एक्सट्रीम वर्ड है, जो कि पैसेज नॉर्मली न्यूट्रल रहता है। फिर ये है आंसर चॉइसेस दैट मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट अपीयर इन द टेक्स्ट, कि वो तमाम ऑप्शन जिसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई हो जो पैसेज में ना हो, जैसे अभी हमने इस पैसेज को पढ़ा था, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल ऑप्शंस देखें। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वुमेन इन वेस्ट अफ्रीका सफर फ्रॉम द वायरल फीवर ड्यू टू हेरिडिटी। अब पूरे पैसेज में हेरिडिटी का जिक्र नहीं है। फिर दूसरा एक चीज, इसने यहाँ पर बात की थी ईस्ट अफ्रीका, यहाँ पे वेस्ट कैसे आ गया, इसलिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ट्रू। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वुमेन इन ईस्ट अफ्रीका सफर फ्रॉम द वायरल फीवर बिकॉज दे आर जनरली वीकर देन मैन। ये कंपैरिजन कहाँ है, ये कॉमन सेंस अप्लाई हुई है इसमें, तो कॉमन सेंस जरूरी नहीं है कि सही हो, आउट ऑफ स्कोप है ये, क्योंकि ये वाली बात कंपैरिजन की तो पूरे पार्ट में नहीं है, जहां जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उसमें कहीं मैन का तो जिक्र ही नहीं है, इनडायरेक्टली है कि पर्टिकुलरली अमंग वुमेन, इससे हम आइडिया लगाते हैं कि कुछ मैन भी होंगे, लेकिन वीकर देन मैन ये कैसे इंप्लाई हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल पैसेज देखते हैं। टूडेज शॉपिंग मॉल हैज एज इट्स एंटीसीडेंट्स historical marketplaces such as Greek agoras, European pizzas, and Asian bazaars. The purpose of these sites, as with the shopping mall, is both economic and social. People not only go to buy and sell wares, but also to be seen, catch up on news, and be part of human drama. देखिए, उसने मार्केट प्लेसेस की बात की, उनको कंपेयर किया शॉपिंग मॉल से, टूडेज शॉपिंग मॉल से, और उसने बताया कि लोगों का वहां जाना पर्पस सिर्फ शॉपिंग करना या बाय और सेल करना नहीं था, बल्कि इसके दो ही थे, इकोनॉमिक यानी कि बाय एंड सेल, एंड सोशल, कि नॉट ओनली टू बाय एंड सेल वेयर्स बट आल्सो टू बी सीन, कैच अप ऑन न्यूज, एंड बी पार्ट ऑफ ह्यूमन ड्रामा, यानी कि ह्यूमन इंटरेक्शन। तो ये मकसद उसने बताया, और इसको ज्यादा स्ट्रेस दी, पीपल नॉट ओनली, ये करके। बाकी जगहों पर तो उसने उनको कंपेयर किया था जस्ट मार्केट प्लेस के तौर पर, यहां जाकर उसने उसको स्ट्रेस भी दी है। अब क्वेश्चन क्या है, द पैराग्राफ बेस्ट सपोर्ट्स द स्टेटमेंट दैट। अब हमने बताना है कि इस चीज को कौन सा ऑप्शन सपोर्ट करता है। अब ए ऑप्शन है, अमेरिकन स्पेंड 15 आवर्स अ मंथ इन शॉपिंग मॉल। अब ये कहाँ इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा इसमें अमेरिकन कहाँ से आ गए, इसका तो कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर। तो 15 आवर्स की वजह से हम कहेंगे कि ये गलत है, ये इंफॉर्मेशन पैसेज में नहीं है। फिर आते हैं बी ऑप्शन, शॉपिंग मॉल सर्व एन इम्पॉर्टेंट पर्पस इन आवर कल्चर। ठीक है, ये पर्पस करते हैं, ये लगता है कि सही होगा, लेकिन वहां स्पेसिफिक उसने बताया था इकोनॉमिक एंड सोशल, जबकि यहाँ पर जनरलाइज बात की जा रही है, तो ये उसको कैसे सपोर्ट करेगा। एक जनरल स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक चीज को सपोर्ट इजीली नहीं कर सकती। हम अब ऑप्शंस को देखते हैं, इसको आप अंडर क्वेश्चन रखें। शॉपिंग मॉल्स हैव ए सोशल एज वेल एज कमर्शियल फंक्शन। यस, दिस इज पॉसिबल, कि ये आंसर हो सकता है, और एक्चुअली यही बात उसने की थी, क्योंकि इकोनॉमिक एंड सोशल फंक्शन की बात कर रहा है, सिर्फ वो ज्यादा इंपॉर्टेंस कल्चर को दे रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। डी ऑप्शन को देख लें। डी ऑप्शन डी ऑप्शन है, देयर आर हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ये बात कहीं से भी इन्फर नहीं होती, उसने सिर्फ मार्केट प्लेसेस और शॉपिंग मॉल्स की बात की है, इसलिए ये भी गलत है। आंसर चॉइसेस इन विच फैक्ट्स आर डिस्टॉर्टेड। किसी ऑप्शन में अगर फैक्ट डिस्टॉर्ट हो जाए तो आप उसे रॉन्ग कहेंगे। देखिए, यही वही पैसेज है जो हम पहले कर चुके हैं। आंसर चॉइसेस दैट आर मोस्ट डेफिनेटली रॉन्ग, ये रॉन्ग ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वुमेन इन ईस्ट अफ्रीका सफर्ड फ्रॉम द वायरल फीवर लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द सिविल वार। अब यहां पर सिविल वॉर का तो जिक्र ही नहीं है कि सिविल वॉर की वजह से ये वायरल फीवर हुआ था,
तो एक्चुअली यहाँ पर फैक्ट को डिस्टॉर्ट किया गया है, फिर इसे फिक्स किया गया लास्ट ईयर के लिए, जबकि लास्ट ईयर की बात नहीं है, ये फैब्रिकेटेड है या डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता इस इंफॉर्मेशन के तहत। अब इससे रिलेटेड पैसेज देखते हैं। इट इज वेल नोन दैट द वर्ल्ड अर्जेंटली नीड्स एडुकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड so that everyone gets enough. Adequate distribution of medicine is just as urgent. Medical expertise and medical supplies need to be redistributed throughout the world so that people in emerging nations will have proper medical care. ये पैसेज है। अब पैसेज इंप्लाइड क्या कर रहा है, वो बताना चाह रहा है कि अर्जेंटली नीड्स है किस चीज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, फिर मेडिकल एक्सपर्टीज एंड मेडिकल सप्लाईज। अगर वो ये बात कर रहा है तो इट्स मीन कि वो फील करता है कि ये नहीं हो रहा। वो चाहता क्या है कि रीडिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि ऑलरेडी ये जो चीजें वो मांग रहा है ये नहीं हो रही तो वो मांग रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब आगे चलते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। द पैराग्राफ बेस्ट सपोर्ट द स्टेटमेंट दैट, ये क्वेश्चन है और अब ऑप्शंस देखें। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड हैव नो, एक्सट्रीम वर्ड आ गया, इसको आप खत्म कर दें, ये आंसर नहीं हो सकता। नो मेडिकल केयर नहीं है, उसने कहा लेस, कम है, एडिकेट नहीं है, मुनासिब नहीं है, तो नो नहीं आ सकता। लैक ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज इन इमर्जिंग नेशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ डेथ्स, नो इंफॉर्मेशन, पैसेज में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। नॉट इनफ डॉक्टर्स गिव टाइम एंड मनी टू दोज इन नीड ऑफ मेडिकल केयर, पैसेज में ये वाली बात भी नहीं की गई, इसलिए ये भी गलत है। डी ऑप्शन को देखें, मेनी पीपल हु लिव इन इमर्जिंग नेशंस आर नॉट रिसीविंग प्रॉपर मेडिकल केयर, यस, क्योंकि उसने लफ्ज ये इस्तेमाल किया और 2 दफा इस्तेमाल किया। नीड टू बी, medical expertise and medical supplies need to be redistributed throughout the world will have proper, ये देखिए यहाँ पर फिर प्रॉपर का लफ्ज आ रहा है, रिसीविंग प्रॉपर मेडिकल केयर, कि अगर वो ये चाहता है कि लोगों को ये प्रॉपर मेडिकल केयर मिले, इसका मतलब है पहले उन्हें नहीं मिल रही। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। आंसर चॉइसेस दैट आस्क यू टू मेक जजमेंट, वो ऑप्शन जो आपसे जजमेंट डिमांड करते हैं वो भी अमूमन गलत होते हैं। वही पैसेज है हमारे पास, ए वायरल फीवर स्वेप्ट थ्रू ईस्ट अफ्रीका, इसमें एग्जाम्पल आंसर चॉइसेस दैट आर मोस्ट डेफिनेटली रॉन्ग, ये ऑप्शन रॉन्ग हो सकती हैं। वोमेन इन ईस्ट अफ्रीका आर मोर इजीली प्रोन टू सफर फ्रॉम दी वायरल देन मैन, कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन हम फौरी तौर पर जज करने की कोशिश करते हैं कि पैसेज में दिया भी गया है कि नहीं, क्योंकि ये कॉमनली होता है कि ऑप्शन ऐसी बना दी जाती हैं कि आपको फील होता है कि ये चीज़ है उसमें, क्योंकि आप फील कर रहे होते हैं ये चीज़ कि मैन जो है वो स्ट्रांग है लिहाजा इनको कम होता है, हालांकि पैसेज में नहीं दिया गया। तो जब जजमेंट के लिए ऑफर की जाती है कि कंपेयर करें, तो आप अलर्ट हो जाएं कि जब तक वो पैसेज में नहीं है आप अपनी तौर पर नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इस पैसेज में देखें, everyone is sensitive to extreme weather condition, but with age the body may become less able to respond to long exposure to very hot and very cold temperature. Some older people might, अब देखें, some older people might develop hypothermia when exposed to cold weather. Hypothermia is a drop in internal body temperature, ये देखें hypothermia को define कर रहा है, ये is a drop of internal body temperature which can be fatal if not detected and treated. हाइपोथर्मिया को डिफाइन भी किया है, और फिर ओल्डर पीपल में सम ओल्डर पीपल माइट डेवलप, जब कोल्ड एक्सट्रीम वेदर होता है तो कुछ लोगों को, कुछ बूढ़े लोगों को ये हो सकता है, जो कि फैटल भी है अगर इसको डिटेक्ट ना किया जाए और इसको ट्रीट ना किया जाए। द पैराग्राफ बेस्ट सपोर्ट द स्टेटमेंट दैट कोल्ड वेदर इज मोर डेंजरस, कंपैरिजन ये नहीं हो सकता। मोर डेंजरस किससे कंपेयर किया, इसने यहाँ पर किसी और बात चीज की बात तो की नहीं, तो कंपेयर किससे कर रहा है,
इसलिए नहीं हो सकता। हाइपोथर्मिया इज ए कंडीशन दैट ओनली, एक्सट्रीम वर्ड नहीं हो सकता, ओनली अफेक्ट्स ओल्डर पीपल, जबकि उसने तो सम ओल्डर पीपल का है, बाकी लोगों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सी, older people who live in warm climates are healthier, again comparison, healthier than older, तो ये वाली बात वैसे ही पैसेज में नहीं है। और वार्म क्लाइमेट के बारे में इसने बात नहीं की कि ये उन लोगों को होता है जो वार्म क्लाइमेट में रहते हैं। डी ऑप्शन देखें, एन ओल्डर पर्सन इज मोर ससेप्टेबल, यस, टू हाइपोथर्मिया देन ए यंगर पर्सन। अब यहां पर भी तो कंपैरिजन है देन, लेकिन अब हम इसे चेक करते हैं। एवरी वन इज सेंसिटिव टू, एक तो उसने कहा कि हर एक को हो सकता है, इसलिए ओल्ड और यंग सबके लिए है। सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, बट विद एज द बॉडी में बिकम्स लेस एबल टू, यानी कि एज के साथ साथ बॉडी लेस होती है, तो यंगर पीपल में ये नहीं होगा। रिस्पॉन्ड टू लॉन्ग एक्सपोजर, तो यहां से हमें मालूम होता है कि एक तो उसने कहा कि ये एज के साथ डिवेलप होता है, और एवरी वन इज सेंसिटिव, तो तमाम एज ग्रुप इसमें आता है, सेंसिटिव सारे हैं, लेकिन ओल्ड एज में जाकर ये सम ओल्डर पीपल माइट डिवेलप, तो इसलिए ये कंपैरिजन इसमें मौजूद है, क्योंकि बट विद एज इंडिकेट कर रहा है कि वो बाकी लोगों को कंपेयर करा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। आंसर चॉइसेस दैट इंक्लूड आउटरेजियस, बहुत ज्यादा गुस्से वाली, इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक और पॉलिटिकल इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये बात मैं पहले भी कह चुका कि पैसेज में जो ऑप्शन दिए गए होते हैं क्वेश्चन के लिए वो न्यूट्रल होने चाहिए, ज्यादातर वो न्यूट्रल होते हैं, तो ना तो उसमें कोई कंट्रोवर्शियल बात होगी, ना आउटरेजियस बहुत ज्यादा गुस्से वाले स्टेटमेंट होंगी। इसी तरह से जो कुछ भी पैसेज में दिया गया होगा अगर उसमें है तो ठीक है, अदरवाइज जहां आप देखते हैं ना कि इसमें बहुत ज्यादा इस किस्म की चीज है, डिस्क्रिमिनेशन है, पॉलिटिकली इनकरेक्टर है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या इलॉजिकल है, तो आप समझ लें कि ऑप्शन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल आंसर चॉइसेस दैट आर मोस्ट डेफिनेटली रॉन्ग। इट इज द ड्यूटी ऑफ वोमेन, ड्यूटी ऑफ वोमेन कहां से आ गया, टू सिट एट होम। अब ये पॉलिटिकली भी और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिहाज से दोनों के दोनों ऑब्जेक्शनेबल है, दोनों के लिहाज से ऑब्जेक्शनेबल है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू सिट एट होम एंड टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड, ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है, इसलिए ये ऑप्शन कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। डिस्क्रिमिनेशन को तो आप समझ लेना, जहां डिस्क्रिमिनेशन आएगी वो ऑप्शन ट्रू नहीं हो सकता। According to the author, women in East Africa suffer from the viral fever because they are usually prone to disease. Illogical है कि भाई एक वुमेन ही क्यों, क्या हर वुमेन का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है कि यूजुअली प्रोन टू डिजीज, तो ये इलॉजिकल है, ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। पैसेज देखते हैं। इन क्रिमिनल केसेस the availability of readable fingerprints is often critical in establishing evidence of a major crime. It is necessary, therefore, to follow proper procedures when taking fingerprints. In major cases, prints should be obtained from all persons who may have touched areas associated with the crime scene for elimination process. एक जगह तो उसने ये बात की कि इन क्रिमिनल केसेस रीडेबल प्रिंट्स कितने अहम हैं, फिर बाद में उसने बताया कि वो किस तरह से लेना चाहिए, क्या केयर होनी चाहिए, उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है, द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ इज दैट, तो जाहिर है पैराग्राफ क्या है कि उसकी इंपॉर्टेंस और साथ ही उसका प्रोसीजर केयरफुल होना चाहिए, किस तरह से ली जाने चाहिए। तो ऑप्शन ए देखें, बिकॉज फिंगरप्रिंट्स आर सो इंपॉर्टेंट इन मैनी केसेस, यस ये उसने बात की है। इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो द करेक्ट कोर्स इन टेकिंग देम, यस यही बात इसने की थी, ये इसका मेन आइडिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो सकता है। बाकियों को हम चेक कर लेते हैं। ऑल फिंगरप्रिंट्स, एक्सट्रीम वर्ड, फाउंड एट क्राइम सीन शुड बी टेकन एंड थॉरोली इन्वेस्टिगेटेड, ये मेन आइडिया नहीं हो सकता, ये तो बात उसने इनडायरेक्टली थोड़ी बहुत की है। सी को देखें, क्रिमिनल वोमेन डिस्क्रिमिनेशन, ये भी गलत हो गया। द फर्स्ट स्टेप इन इन्वेस्टिगेटिंग फिंगरप्रिंट्स is to eliminate those non-suspects.
ये फर्स्ट स्टेप नहीं है, ये तो बाद के स्टेप्स हैं, तो इसलिए ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आंसर चॉइसेस दैट आर ट्रू बट assume समथिंग दैट इज नॉट मेंशन इन द पैसेज। बाज का चॉइसेस आपको बिल्कुल सही लगते हैं कि ये आंसर सही है, यही ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन वो पैसेज में मेंशन ही नहीं होता। इसी पैसेज के लिए देखें कि अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो ऑप्शन कौन कौन से रॉन्ग हो सकते हैं। ब्लैक वुमेन इन ईस्ट अफ्रीका आर प्रोन टू द वायरल फीवर बिकॉज दे आर प्रोबेबली डज नॉट एक्सरसाइज मच। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, हम कह सकते हैं कि वहां पर एक्सरसाइज नहीं होती तो इसलिए उनको वायरल फीवर हो सकता है, लेकिन ये तो अजम्पशन बनाई गई है ना, आपने अपने तौर पर लिए, यहाँ पर तो कहीं पैराग्राफ में तो इसका जिक्र भी नहीं है, एक्सरसाइज का भी नहीं है और फिर ब्लैक वुमेन का भी नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर अगर ये ऑप्शन देखेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी है, ब्लैक वुमेन। आंसर चॉइसेस दैट कैन नॉट बी बैक्ड बाय सॉलिड प्रूफ विद इन द पैसेज। वो इंफॉर्मेशन जो जिसको सपोर्ट हासिल ना हो पैराग्राफ में दी गई इंफॉर्मेशन से, उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। देखें कि एग्जाम्पल आंसर चॉइसेस दैट आर मोस्ट डेफिनेटली रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, women in East Africa suffer from the viral fever more often than women in the West। अब वेस्ट अफ्रीका की वोमेन के बारे में कहां से इंफॉर्मेशन लाएंगे, उसके बारे में तो इस पैसेज में कुछ भी नहीं दिया गया, इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता। कोई प्रूफ नहीं है, डिटेल ऑफ सर्वे नहीं है, वेस्ट अफ्रीका का जिक्र नहीं है, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन बैक्ड बाय पैसेज नहीं होने की वजह से गलत है। अब एक पैसेज देखते हैं। बिफोर यू बिगिन टू कंपोज ए बिजनेस लेटर, सिट डाउन एंड थिंक अबाउट योर पर्पज इन राइटिंग द लेटर। डू यू वांट टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, ऑर्डर ए प्रोडक्ट, register a complaint, or apply for something? Do some brainstorming and gather information before you begin writing. Always keep your objective in mind। ये पैसेज है और लास्ट में उसने इस पर इसे कंक्लूड भी किया, ऑलवेज कीप योर ऑब्जेक्टिव इन माइंड। अब देखें बिफोर यानी कि ये स्टेप्स दे रहा है, सिट डाउन फिर अगला स्टेप, एंड थिंक और गौर करें, पर्पज इन द राइटिंग द लेटर, पर्पज, डू यू वांट टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, ऑर्डर ए प्रोडक्ट और अप्लाई फॉर समथिंग, डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो आप ये देखें कि एक तो ये स्टेप वाइज लेकर चल रहा है चीज़ों को, जैसे कि ऑफर भी कर रहा है वो इसमें कि आप इस तरह करें, तो इस टाइप का पैसेज है। द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज दैट। तो आप ये देखें कि पहले वो आपको स्टेप बता रहा है कि इस तरह करें, सोचें, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, ऑब्जेक्टिव अपने माइंड में रखें। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं कि किस चीज़ के, प्लानिंग के, कि आप किस तरह से करेंगे किसी चीज़ को। वो इस पैसेज में एक प्लान ऑफ राइटिंग बिजनेस लेटर दे रहा है कि आपने किस तरह करना है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन ए में प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग बिजनेस लेटर, ये हो सकता है इसका आंसर। बी ऑप्शन को देखें। बिजनेस लेटर्स आर फ्रीक्वेंटली कंप्लेंट लेटर, नो, फ्रीक्वेंटली ऐसा नहीं है। उसने तो टाइप कही है कि आप कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो एक टाइप की बात की है कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो उसको जहन में लेकर आए कि आपने करना क्या है। सी है ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड राइटिंग टेक अप्रोक्सीमेटली इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, ये कहां से आ गया, बैक्ड बाय पैसेज है ही नहीं। डी, मैनी पीपल फेल टू प्लान अहेड व्हेन दे आर राइटिंग ए बिजनेस लेटर। मैनी पीपल फेल टू प्लान कहां पर है, पैसेज में तो नहीं है, पैसेज में इसके लिए कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है, इसलिए ये सारे गलत हैं, सिर्फ ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर आते हैं कि सब कुछ जानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। रीडिंग कंप्रीहेंशन विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आपने टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस भी करनी है और वैरायटी ऑफ टाइप के पैसेजेस को भी देखने हैं और मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस को डील करना है। तो ये सारा काम प्रैक्टिस से हो सकता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए इनको जब भी प्रैक्टिस करें टाइम सेटिंग में करें, यानी कि अपने आप को टाइम दें। शुरू में हो सकता है कि आप कहें कि जी अगर मैंने 10 लाइन्स का एक पैसेज पढ़ना है तो आप हो सकता है कि पढ़ने के लिए 30 मिनट्स दें स्टार्ट में, लेकिन
फिर आप इसको डिक्रीज करते जाए 10 लाइन्स को पैसेज को पढ़ने के लिए आप इसे ले आए 5 मिनट्स में। लेकिन क्या चीज होनी चाहिए कि आपकी एफिशिएंसी होनी चाहिए, टाइम प्लस एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे और टाइम कम हो। शुरू में ऐसा होगा कि जब आप टाइम कम करेंगे और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो एक्यूरेसी कंप्रोमाइज होगी, लेकिन विद प्रैक्टिस आपने इसको हैंडल करना है कि आपने कम टाइम में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उसमें से फाइंड आउट कर लेनी है, मेन आइडिया डेवलप कर लेना है। क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 50 सेकेंड के करीब टाइम मिलता है पेपर में, तो आपने पैसेज पढ़ना भी है और 50 सेकेंड पर क्वेश्चन का एवरेज टाइम होता है। 1 मिनट भी हो सकता है, लेकिन आप समझें कि आपको 50 सेकेंड्स मिलते हैं, तो आप इस टाइम के ऊपर अपने माइंड को सेट करें कि आप 5-6 मिनट में पैसेज पढ़ें और पर क्वेश्चन 50 सेकेंड से ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें। अब एग्जाम्पल पैसेज देखें। मैनेजिंग जॉब एंड फैमिली इज नॉट सिंपल, both commitments make strong demands on people and are sometimes in direct opposition to each other. Saying yes to one means saying no to other, and stress can often result. Being realistic and creating a balance in life can help set priorities. देखिए, अब वो जॉब और फैमिली इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं कि इन दोनों को मैनेज एट ए टाइम करना मुश्किल है। एंड आर समटाइम्स इन डायरेक्ट अपोजिशन टू ईच अदर, और अक्सर एक दूसरे के अपोजिशन में होते हैं कि अगर आप एक को टाइम नहीं देंगे या एक को मैनेज नहीं करेंगे तो दूसरा जो है वो उसके अगेंस्ट होगा, अगर दूसरे को टाइम देंगे तो पहला अगेंस्ट हो जाएगा। तो बीइंग रियलिस्टिक एंड क्रिएटिंग ए बैलेंस लाइफ कैन हेल्प सेट प्रायोरिटीज। बैलेंस लाइफ के बारे में इसने सजेशन दिया। द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ इज दैट मोस्ट फैमिलीज, ये कोई बात नहीं हुई। रिस्पॉन्स कास्ट टेस्ट एट होम एंड एट वर्क, नो, ये इसमें बात नहीं की थी। बिकॉज इट पेज द बिल, ये कॉमन सेंस आ गई है इसमें। कॉमन नॉलेज आपने इस्तेमाल किया कि कमाना किस लिए होता है कि क्योंकि बिल पे करने हैं या खर्च करना है, तो इसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जबकि पैसेज में ये कोई बात नहीं की गई। ये कॉमन नॉलेज तो हो सकता है, कॉमन सेंस तो हो सकती है, लेकिन बैक बाय पैसेज नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव बैलेंस, यस, ये बात की है यहाँ पर, बैलेंस बिटवीन जॉब एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, ये इसका मेन आइडिया हो सकता है। क्योंकि वो इसी की बात कर रहा था कि अगर एक को टाइम देंगे या एक को मैनेज करेंगे तो दूसरा खराब होगा, दूसरे को मैनेज या टाइम देंगे तो पहला खराब होगा, तो आपने उसमें बैलेंस क्रिएट करना है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट मेन आइडिया हो सकता है। बिकॉज दे आर, डी ऑप्शन में, बिकॉज दे आर सो इम्पोर्टेंट फैमिली ड्यूटीज मस्ट टेक प्रायोरिटीज ओवर द जॉब। ये मस्ट टेक, एक तो मस्ट एक्सट्रीम वर्ड आ गया, मस्ट टेक प्रायोरिटीज ओवर द जॉब, ये कोई बात नहीं की उसने।